नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अनिल सम्राट। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि गढ़चिरौली का यह इलाका जहां पर वो खड़े हैं उसी को संबोधित करते हुए उस इलाके की बात की है। उन्होंने कहा है कि गढ़चिरौली का यह इलाका जहां हम खड़े हैं वहां पहले सड़क भी नहीं थी और माओवादियों का यहां पूरा दबदबा था। उन्होंने कहा कि आज उस दबदबे को खत्म करते हुए हमने यहां 2 बड़ी चौकियां बनाई हैं। कर रहे हैं, कुछ सौगातें दे रहे हैं गढ़चिरौली को, क्या विशेषता है? देखिए, ऐसा है कि ये जो इलाका है गढ़चिरौली का, जहाँ हम लोग खड़े हैं, यहाँ पर आने के लिए रास्ता भी नहीं था और यहाँ पर पूरे तरीके से माओवादियों का डोमिनेंस था। आज उस डोमिनेंस को समाप्त करते हुए यहाँ पर 2 बड़े आउटपोस्ट हमारे तैयार हुए हैं और सीधा छत्तीसगढ़ से जोड़ने वाला रास्ता और पुलिया यहाँ पर तैयार हुआ है। एक प्रकार से 75 वर्षों के बाद यहाँ के लोगों को एसटी बस क्या होती है, स्टेट ट्रांसपोर्ट की बस, वो देखने को मिलने वाली है। इसलिए मैं मानता हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। हमने ये कहा था कि गढ़चिरौली ये महाराष्ट्र का अंतिम जिला नहीं होगा, महाराष्ट्र का पहला जिला होगा। उसकी शुरुआत हमने कर दी है। एक डेडलाइन तय हुई है नक्सल फ्री करने के लिए। देखिए, डेडलाइन का तो सवाल नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से हम लोग कर रहे हैं मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि अब नए लोग यहाँ पर माओवादियों को मिलते नहीं है, कोई भर्ती हो नहीं रहा है। बड़े बड़े कैडर जो है वो आत्मसमर्पण कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि 1 साल बीत गए, आपको राजस्थान में 1 साल बीत हो गए सरकार के, बीजेपी सरकार के सत्ता में आए हुए, तब से कोई भी, उन्होंने कहा कि तब से कोई भी उल्लेखनीय काम नहीं हुआ है। देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का देहांत हो गया, अन्यथा इस बार और ज्यादा उत्साह से लोग नववर्ष मनाते हैं। हमारी तो शुभकामनाएं स्थायी रूप से हैं प्रदेशवासियों के साथ में। बाकी जो स्थितियां बनी है प्रदेश के अंदर वो आप सबके सामने है। मैं कह चुका हूं कि 1 साल बीत गया और कोई याद रखने लायक कोई उपलब्धि नहीं है। फिर मैं कहना चाहूंगा, 9 जिले जो निरस्त किए हैं, 3 संभाग किए हैं, कितने लोगों को तकलीफ होगी कोई कल्पना नहीं कर सकता। उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है, क्योंकि जब लोग आते हैं दूर दूर से परिवेदना लेकर के, शिकायत लेकर के, शिकायतें कई तरह की होती है, वो कैसे बार बार आएंगे जाएंगे, कितनी तकलीफ होगी। तो ये जो ये खर्चे का अनुमान लगा रहे हैं, मैकेनिकल लगा रहे हैं, मैकेनिकल। एक्चुअल में ये वेलफेयर गवर्नमेंट्स होती है, डेमोक्रेसी के अंदर सरकार होती है, वो जन कल्याण के कारण होती है। जन कल्याण कैसे करें, उसमें खर्चे नहीं देके जाते हैं, उसमें लोगों की सुविधा देके जाती है, परेशानी नहीं हो पब्लिक को, न्याय सुनिश्चित हो वक्त पे, ये देखा जाता है। ये मेट्रो चली थी, सरकार बदल गई हमारी, तो कहा गया कि इसमें बर्बाद कर दिया पैसा। जरूरत नहीं थी जयपुर को मेट्रो की, और घाटे का सौदा है। तभी मैंने कहा था दुनिया भर के अंदर जो मेट्रो चलती है वो घाटे का सौदा ही होती है। पर ये पब्लिक इंटरेस्ट में पब्लिक सर्विस चाहिए, जो सरकार की ड्यूटी होती है वो उनको पूरा करे, देवे, पब्लिक को दे। आज मेट्रो जो चल रही जयपुर, वो कितना लाभ दे रही है सबको मालूम है। दिल्ली मेट्रो ने तो वहाँ का माहौल बदल दिया। अभी अगर वो रहती, दिल्ली मेट्रो नहीं होती तो दिल्ली का क्या होता। तो कहने का मतलब ये कि फैसले किए जाते हैं, सोच समझ के किए जाते हैं। इन्होंने खाली क्योंकि हमने फैसला किया, उसको किस प्रकार निरस्त करें पब्लिक को बताने के लिए, तो मैं समझता हूँ उचित फैसला। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्वा शर्मा ने कहा है कि मैं भारत के हर नागरिक को नए साल 2025 की शुभकामनाएं देता हूं। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि यह साल 2025 हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। यह साल बहुत मजबूती से विकसित भारत की नींव रखेगा। Happy New Year 2025. I'd like to convey my best wishes to every citizen of India
for the year 2025. I am of the view that this 2025 will be very, very important year for our nation. This year will solidly lay foundation for a Viksit Bharat. In this year, India will be prosperous, India will be more stronger, and India will shine in the world. That will be my wish, that will be my desire. Once again, I convey every Indian a Happy New Year. बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा है कि सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। उन्होंने कहा कि जीवन खुशियों से भरा रहे सभी का, और उन्होंने ये भी कहा है कि मेरी कामना है कि बिहार और देश आगे बढ़े। आज 1 जनवरी है, सबको मेरी शुभकामनाएं, सबके जीवन में खुशहाली है और 2025 में पूरे हर्ष और उल्लास के साथ उनके जीवन बदले और बिहार और देश आगे बढ़े, यही कामना करते हैं। चुनावी साल है सर, चुनावी साल में भी चुनाव यहाँ हम लोग प्रत्येक 6 महीना पे लड़ते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले महाराष्ट्र से आए हैं, उसके पहले हरियाणा से आए हैं, फिर अभी दिल्ली जा रहे हैं। ये देश चुनाव भरा हुआ देश है, इसलिए चुनाव तो होना ही है, लेकिन बिहार और देश को आगे ले जाना है। ये अरविंद केजरीवाल जी उन्होंने मोहन भागवत को लेकर चिट्ठी लिखी और 4 सवाल पूछे, कहे कि जिस तरीके से पैसे बांटे, क्या आरएसएस उनका समर्थन करती है? जो पिछले दिनों बीजेपी के नेताओं ने गलती की है, क्या? देखिए, मानसिक रूप से बीमार हो गए हैं केजरीवाल जी। आज 1 जनवरी है, मानसिक रूप से उससे बाहर निकले, इलाज कराएं। एक तो महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, महिला को मुख्यमंत्री बनाए और महिला का कोई घोषणा ही बेचारी नहीं कर सकती है, तो ऐसा मुख्यमंत्री का क्या रोल है? ये अपमान है महिला का। पूरे देश में नववर्ष की धूम है, और वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नववर्ष के अवसर पर झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार से मुलाकात की। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जहां झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नववर्ष की बधाई दी है राज्यपाल को, और इस अवसर पर राज्यपाल संतोष गंगवार से मुलाकात की है। ये देखिए तस्वीर जहां नववर्ष के अवसर पर झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार से मुलाकात की है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने। आगे बढ़ेंगे। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह स्मारक विवाद पर बीजेपी नेता बृजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि यह बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है और कांग्रेस को इस पूरे मामले पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। पूर्व प्रधानमंत्री पीएम मनमोहन सिंह को लेकर जिस तरीके से बीजेपी ने स्मारक के लिए कह दिया, 12 बजे रात को प्रधानमंत्री ने फाइल सैंक्शन कर दी, लेकिन इसके बाद राहुल गांधी और कांग्रेस के तमाम नेता का यह कहना है कि ये बीजेपी जो है वो अपमान कर रही है। देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, और भगवान करें कि कांग्रेस और राहुल गांधी 2025 में सीरियस हो जाए। देश को उनकी जरूरत है, और जब सरकार ने सैंक्शन कर दिया, या प्रधानमंत्री का वचन ही अपने आप में सैंक्शन है। जब प्रधानमंत्री ने कह दिया, गृह मंत्री ने कह दिया और सैंक्शन भी कर दिया, अरे जब कह दिया तो कह दिया, और इसके बाद इन लोगों को राजनीति नहीं करनी चाहिए। और मैं देख रहा हूं कि लगातार राहुल गांधी या कांग्रेस ऐसे मुद्दे उठा रही है जिनसे जनता का कोई सरोकार नहीं। इनको जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठाना चाहिए। अब कोई बहाना इनको नहीं मिल रहा है। अपमान कर रही है, भाई क्या अपमान कर रही है? आपने नरसिंहा राव को कितना अपमान किया, क्या आपको याद नहीं है? नरसिंहा राव की डेड बॉडी आपने कांग्रेस कार्यालय में नहीं ले जाने दी, क्या आपको याद नहीं है? आप तो चाहते थे कि केवल आपके परिवार के अलावा किसी की समाधि दिल्ली में न बने, और ये बचकानी हरकत छोड़ना चाहिए। और मैं चाहूंगा कि आवे अयोध्या, भगवान राम का दर्शन करें, हनुमान जी का दर्शन करें,
और सद्बुद्धि प्राप्त करें और देश के लिए जो जरूरी हो वो मुद्दे उठाएं, क्योंकि विपक्ष का और राहुल जी का राजनीति में सक्रिय रहना बहुत जरूरी है, लेकिन ऐसे मुद्दे उठाएं जिनसे जनता। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल और आप पार्टी ने जिस तरह से वायदे किए थे और उसकी असलियत क्या है ये सभी जानते हैं। और आज की राजनीति में सबसे बड़ी चुनौती सारे राजनीतिक दलों के लिए जो थी वो ये थी क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता का संकट। एक विचार आम जनता में बना है कि राजनीतिक लोग जो कहते हैं वो नहीं करते हैं। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस विचार को बदला। हमने राजनीति में प्रामाणिकता को स्थापित किया और आम आदमी पार्टी उसकी दूसरी एक्सट्रीम है, जो कहते हैं वो कभी नहीं करते हैं। तो मैं सिर्फ आज 10 पॉइंट बताना चाहता हूं जो आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी ने कहे थे और उसका यथार्थ क्या है। उन्होंने कहा था कि जो लटकते हुए तार हैं, अनसेफ इलेक्ट्रिक वायर्स, उनसे वो मुक्त कर देंगे। आज ये सवाल इसलिए है कि 10 साल उनको सरकार में हो गए, उससे पहले भी 2013 में भी उनकी सरकार रही थी। तो 10 साल से अधिक रहने के बाद दिल्ली में लटकते हुए बिजली के तारों की स्थिति यह है कि 26 वर्ष का एक नवयुवक 23 जुलाई 2024 को उन लटकते हुए बिजली के तारों की भेंट चढ़ गया। दूसरा, उन्होंने दावा किया था कि 24 आवर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर देंगे। और अभी जब गर्मी आया तो लोगों ने देखा कि उत्तर पश्चिम दिल्ली और बाहरी दिल्ली के क्षेत्रों में किस ढंग से पानी को लेकर हाहाकार था। और पत्रकारों ने भी जाके देखा। चलिए, आप नेताओं की बात पे, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं की बात पे विश्वास न करें कि वो उसमें किस प्रकार की दुर्गंध आती थी जिस पानी का प्रयोग करना पड़ता था। फिर इन्होंने कहा वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम देंगे, यह दावा किया। और इतना ही नहीं, याद करिए, इनके मुंह से निकल गया था दुनिया का सबसे बड़ा अखबार जो है न्यूयॉर्क टाइम्स में छपवाना कितना मुश्किल है। छपवाना शब्द था, कोई जाके उस बाइट को चेक कर सकता है। तो पहले तो पढ़े लिखे मुख्यमंत्री को यह नहीं पता था कि दुनिया का सबसे बड़ा अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स नहीं है, दुनिया का सबसे बड़ा अखबार है जापान का यमुनो शुमरी। और अमेरिका का भी सबसे बड़ा न्यूयॉर्क टाइम्स नहीं है, अमेरिका का सबसे बड़ा है यूएसए टुडे। खैर, इस अत्यधिक पढ़े लिखे मुख्यमंत्री को ने कहा छपवाना कितना मुश्किल है। और हकीकत क्या थी कि हाई कोर्ट हैज रिप्रिमांडेड दैट द फ्लॉड एजुकेशन सिस्टम, और इसमें कई चीजों को लेकर कोर्ट ने अप्रसन्नता जाहिर की। यानी दावा ये और वास्तविकता ये। फिर इन्होंने कहा मेडिकल ट्रीटमेंट को बहुत इंप्रूव करेंगे, और वास्तविकता यह थी कि कोविड के दौरान क्या हाहाकार मचा, और उस हाहाकार के ऊपर ध्यान देने की बजाय प्रचार के ऊपर सारा ध्यान था। आप सबको याद हो कि मोहल्ला क्लिनिकों में जो भ्रष्टाचार की चीजें प्रकाश में आई, जिसमें एक प्रकरण ऐसा था कि एक दिन में 539 लोगों का निस्तारण हुआ, जबकि मोहल्ला क्लिनिक 9 बजे से लेकर 1 बजे तक 4 घंटे में चलती है। 240 मिनट में 539 लोगों का निस्तारण, मतलब 20 सेकंड के अंदर डॉक्टर ने मरीज को देख भी लिया, असेसमेंट कर भी दिया, पर्चा लिख भी दिया और दवा मिल भी गई। और कौन सी ऐसी मोहल्ला क्लिनिक थी जिसकी इतनी कैपेसिटी थी कि सीसीटीवी फुटेज दिखा जाए कि 539 लोग आके कहां खड़े हो गए थे। यह यथार्थ था। उसके बाद उन्होंने कहा पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट देंगे। आज स्थिति यह है, इसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जिस तरह इस समय जाड़े का मौसम चल रहा है, हाँ, हम ये कह सकते हैं कि हम उनको शुभकामना भी देते हैं। केजरीवाल जी का स्वास्थ्य बेहतर हो गया है। मुख्यमंत्री बनने से पहले जिस चीजें नजर आती थी, मगर दिल्ली की आबो हवा की सेहत बहुत खराब होती चली गई है। इसके बाद इन्होंने कहा कि जो कूड़े के ढेर, यानी ये छठा पॉइंट है, कूड़े के ढेर, इनको समाप्त करेंगे। और आज स्थिति यह है कि कूड़े के ढेरों की हाइट बढ़ रही थी। कुतुब मीनार से कुछ मीटर की दूरी के ऊपर, कुछ थोड़ी दूरी के ऊपर जो कूड़े का ढेर है, उसकी हाइट, ऐसा समाचारों में आया कि लगातार 8 मीटर तक बढ़ गई है। 7वां दावा, दिल्ली महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाएंगे। और भारत के इतिहास का इकलौता उदाहरण जहां किसी भी
सरकार के मुख्यमंत्री आवास में उसी पार्टी की महिला सांसद की पिटाई की गई और आरोप लगा मुख्यमंत्री के ओएसडी पर। पूरे भारत में ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा। मायावती जी के ऊपर स्टेट गेस्ट हाउस कांड में हमला हुआ था, वो समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया हो तो विरोधी दल था। यहां तो सत्ताधारी दल की, अपनी पार्टी की महिला के साथ, और जो कुछ महिलाओं के साथ अन्य चीजें हो रही हैं वो किसी से कोई छुपा हुआ नहीं है। जो चीज इनके अधिकार में, ये कहते हैं ना कानून व्यवस्था अधिकार में नहीं, अरे भाई मुख्यमंत्री आवास के अंदर की सारी व्यवस्था तो आपके अधिकार में थी और मांगने पर सीसीटीवी भी नहीं थे। अब आप देखिए अगला इनका था कि कच्ची कॉलोनीज जो हैं उनको बेसिक इम्यूनिटी, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उनसे युक्त कर देंगे। संगम विहार में जिस प्रकार की चीजें देखने को मिली उससे बहुत साफ है कि यह दावा बिल्कुल यथार्थ के धरातल पर चूर चूर होता नजर आ रहा है। फिर इन्होंने यह कहा था कि जो झुग्गी झोपड़ी के में रहने वाले लोग हैं उनको स्थायी आवास देंगे। आज 1 दशक पूरा होने के बाद भी यह दावा सिर्फ हवाई दावा है, जबकि प्रधानमंत्री जी के प्रेरणा से चलने वाली योजना में 3024 फ्लैट्स अब तक कालकाजी एरिया में झुग्गी झोपड़ी के लोगों को दिए जा चुके हैं। हम जो कहते हैं वो करते हैं और जो वो कहते हैं वो कभी नहीं करते। अब यमुना की सफाई, आप सभी को पता है, उनका वीडियो भी अवेलेबल है कि यमुना की सफाई कैसी करेंगे कि वो नहा के दिखा देंगे, और आज स्थिति है कि वो पास जाने में भी हिचकते हैं। यमुना की झाग वाली फोटोएं आप आगे बढ़ेंगे। आईएमडी वैज्ञानिक सोमा सेन रॉय ने कहा है कि हम पश्चिमी विक्षोभ का पूर्वानुमान दे रहे हैं जो कि गुरुवार से सक्रिय हो सकता है। इसी के साथ एक और पश्चिमी विक्षोभ की संभावना है। अगले 3 से 5 दिनों में पूर्व, मध्य और उत्तर भारत में तापमान बढ़ सकता है, और उन्होंने कहा है कि हम पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र पर भारी बारिश और बर्फबारी का अनुमान भी लगा रहे हैं। Madam, as you are aware that we are giving a forecast for a fresh western disturbance. In fact, it is likely to start affecting from tomorrow, but we are also expecting another western disturbance to approach and give increase the intensity as well as the distribution of weather, especially over the western Himalayas from 4th or 5th. Now, main weather, if you see today, has not been cold wave. It is a cold wave has been realized only at isolated places over the western Himalayan region. But main thing is we have had cold day conditions. Cold day conditions have been observed with severe cold day conditions, which is the daytime temperature was 4.5 degrees Celsius or more below normal. Over Haryana, West Uttar Pradesh, East Uttar Pradesh, as well as West Rajasthan and Punjab, Haryana and Madhya Pradesh. Cold wave was realized only in isolated pockets of Himachal Pradesh and Haryana. What we are expecting is that in the next 3 to 5 days, we are expecting over the entire north, central and east India, temperatures will start to rise. In some places after 2 days, in other places maybe after 2 or 3 days, and in some other places from today itself it will start to rise by 3 to 5 degrees Celsius. And this temperature rise will be the precursor to start or increase of weather over the western Himalayan region from 4th or 5th. We are also expecting heavy rainfall or snowfall mainly over the western Himalayan region, primarily over Jammu and Kashmir and maybe western Himachal Pradesh, and isolated rainfall activity over Punjab. Currently, if you see the weather, the wind speeds are decreasing. If you see, there is a layer of low cloud fog built up over the entire North Indian plain, so cold day conditions for the next 1 or 2 days is likely over the entire western northwest Indian plains as well as central India for the next 2 days. Thereafter, once the temperature starts to increase, easterlies start to come and bring in moisture, this situation is likely to change, and we are expecting that, as I said, over the hilly regions rainfall, in the plains at least a rise in temperature.
नव वर्ष 2025 पर मथुरा सांसद हेमा मालिनी ने कहा है कि मैं सभी को नव वर्ष की 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। उन्होंने कहा कि नए वर्ष का आगमन नए संकल्पों और लक्ष्यों के साथ आगे बढ़ने का अवसर है। मैं सभी को नए वर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं। नए वर्ष का आगमन नए संकल्पों और लक्ष्यों के साथ आगे बढ़ने का अवसर है। मैं कामना करती हूं कि वर्ष 2025 सभी के लिए नए अवसर, उत्तम स्वास्थ्य, अनंत खुशियां और अद्भुत सफलता लेकर आए। आइए हम नव वर्ष 2025 का स्वागत करें और एक समृद्ध समाज और राष्ट्र के निर्माण का संकल्प लें। हैप्पी न्यू ईयर। चलिए आगे बढ़ेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने क्या कहा है। ओम बिरला ने नव वर्ष 2025 पर कहा है कि नव वर्ष की सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये नव वर्ष नए संकल्प और विचारों के साथ आया है ताकि हम देश को आगे बढ़ा सकें। नए वर्ष की देशवासियों को, प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। नया वर्ष नए संकल्प के साथ, नए विचारों के साथ हम देश और प्रदेश को आगे बढ़ा सकें और जो संभावना है विकास की, उस विकास की संभावनाओं के अंदर हम सबका सामूहिक प्रयास हो। ये 2025 भारत के लिए, प्रदेश के लिए नया संकल्प का वर्ष हो। जन भागीदारी बने, जन सहयोग बढ़े, समाज के हर व्यक्ति देश और प्रदेश को आगे बढ़ाने में अपना सहयोग करे ताकि सामूहिक प्रयासों से हम देश और प्रदेश की नई प्रगति खुशहाली ला सकें। कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र के मेरे सभी परिवारजनों को मैं नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। मुझे आशा है कि नया वर्ष नए संकल्प का होगा, विकास की नई संभावनाओं पर जो अपेक्षा है उनका पूरा करने का होगा और कोटा के अंदर जो लंबे समय तक जिन अपेक्षाओं जनता की है, उन अपेक्षाओं को भी पूरा करने का ये वर्ष होगा। चाहे कोटा का एयरपोर्ट हो, चाहे मुकुंदा नेशनल पार्क हो, रामगढ़ अभयारण्य हो, दशहरा मैदान हो, किशोर सागर तालाब हो। एक तरफ हम पर्यटन की जो संभावना है उन संभावनाओं पर काम कर रहे हैं और आने वाले समय में देश का हड़ों-तीसरी पर्यटन का एक महत्वपूर्ण स्थान होगा। इसी के साथ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, नए उद्योग, ताकि हम अधिकतम रोजगार सृजन कर सके, नए उद्योगों को लगाने का भी ये वर्ष होगा और हमारी कनेक्टिविटी, विशेष रूप से रोड कनेक्टिविटी, एयर कनेक्टिविटी, ट्रेन कनेक्टिविटी और बेहतर होगी ताकि जो लोगों की अपेक्षाएं कोटा के विकास की है उन अपेक्षाओं को पूरा करेंगे। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे लाइव इंडिया। नमस्कार।